सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वुमेन्स राइटिंग के बारे में एंड हमारा लेक्चर जो है वो मार्गरी कैंप एंड उनके वर्क द बुक ऑफ मार्गरी कैंप के डिस्कशन पे एंड हुआ था। हमारी आज की वीडियो द बिगनिंग्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली सीरीज़ का सेकंड पार्ट यानी कि फैंटेसी राइटिंग पे है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फैंटेसी या मिथ या लेजेंड जो है वो आपको कई बार ओवरलैप करती हुई दिखेंगी। ओवरलैप मतलब आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे में देखने को मिलेंगे। इनका नरेशन स्टाइल वगैरह आपको सिमिलर फील होगा इन मैनी वेज। लास्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चन पूछा था कि इन दो कोड्स की इंपॉर्टेंस बताइए कि मैंने इनका फॉन्ट क्यों स्पेसिफिक रखा था, उसका जवाब ये है कि इन कोड्स का फॉन्ट मैंने चांसरी स्टैंडर्ड रखा था ताकि आपको आइडिया आ जाए कि चांसरी डायलेक्ट में राइटिंग जो है वो किस फॉन्ट एंड स्टाइल में होती थी। या रिमेंबर मैंने पिछले वीडियोस में जब कहा था जब चांसरी स्टैंडर्ड आ गया फिर उसके बाद जो है सब चेंज हो गया। इवन जॉफरी चौसर भी जो है उसने चांसरी स्टैंडर्ड में ही कैंटरबरी ट्रेल्स लिखी। तो अगर आप ये कोट्स देख सकते हैं तो चांसरी स्टैंडर्ड जो है कहीं कहीं वो जो लिखा जाता था तो वो इसी स्टाइल में लिखा था। जो ये लेटर्स लिखी जाती थी वो इसी वे में लिखी जाती थी। ठीक है, तो अब हम फैंटेसी राइटिंग पे आते हैं। तो फैंटेसी राइटिंग की अगर हम बात करें तो ये आज की फैंटेसी राइटिंग से बहुत डिफरेंट है। आज की फैंटेसी राइटिंग की बेस्ट एग्जांपल जो है वो हैरी पॉटर की सीरीज़ है, आपने देखी होगी जो मूवी सीरीज़ है। ठीक है, या फिर फैंटास्टिक बीस्ट वाली सीरीज़ जो है वो भी उधरी उसी में आती है। वो जेके रावलिंग वाली सीरीज़ जो है उसी में से आती है। दोनों एक ही कलेक्शन की है। तो जिसमें लार्ज एनिमल्स एग्जॉटिक लोकेशंस वगैरह ये सब दिखाई गई हैं। ठीक है, पहले जो फैंटेसी राइटिंग होती थी ना तो उसमें सुपरस्टिशन हेवन एंड हेल, हेल यानी कि हेडीज का नाम उसे दिया जाता था, ये सब के बारे में लिखा जाता था। स्पेशली हेडीज के बारे में जो टॉर्मेंट्स होते थे हेल के, ताकि लोगों को एक सही रास्ता दिखाया जा सके, एक मॉरल एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट दी जा सके। काइंड ऑफ रिलीजियस राइटिंग भी जो मैंने कहा था अर्लियर वीडियोस में भी कि पहले रिलीजियस राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस था। जो राइटिंग्स लिटरेचर लिखा जाता है वो मोस्टली रिलीजियस होता था। ठीक है, ताकि वो स्पिरिचुअल मॉरल वो नरिशमेंट दी जा सके लोगों को, उनको वो सही रास्ता दिखाया जा सके। सबके लिए राइटिंग उसी हिसाब से चलती थी। ठीक है, तो इधर पे भी जो ये फैंटेसी राइटिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं वो वही गोल सर्व करता था। राइट, जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट होती थी लोगों की, जो रिलीजियस मॉरल एथिकल नरिशमेंट होती थी लोगों की कि कैसे तुमको ज़िंदगी बितानी है वगैरह वगैरह, तो वो सब। अब द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जो हेडीज हेल टाइप वाली जो फैंटेसीज लिखी जाती थी उनमें एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो सर और फ्यो वाली जो फैंटेसी स्टोरी है, तो उसमें वो आ सकती है। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट जैसी स्टोरीज के आते ही फेरी और फैंटास्टिक वर्ल्ड ने हेडीज वाली स्टोरीज को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अभी तक जो भी वो सुपर नेचुरल एलिमेंट जो सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स थे या हेवन हेल उस सब के बारे में डिस्कशन होता था, तो उसको जो है फैंटेसी एंड फेरी वर्ल्ड यानी कि फेरीज परियों की कहानियाँ, ठीक है, उस हिसाब से जो होते थे डीमंस वगैरह, तो वो सब ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया उस हेडीज वगैरह वाली नरेटिव को। ठीक है, तो सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट फैंटेसी एलिमेंट्स को एक अलग लेवल तक ले गए, जिसकी वजह से फैंटेसी राइटिंग को एक नया फेस मिला, एक नई पहचान मिली, एक अलग रिकॉग्निशन मिली। ठीक, सर ग्वेन जो है वो वन ऑफ द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल हैं जो किंग आर्थर के कोर्ट में होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। किंग आर्थर की प्रेजेंस हमें इंग्लिश हिस्ट्री मिथ एंड लिटरेचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियोस में कई बार कहा है कि ये एक लेजेंड है। राइट, लेमॉन का जो वर्क है ब्रूट, जिसमें देखा जाता है कि सभी इंग्लिश किंग्स जो हैं वो लीनियर यानी कि डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं रोमन हीरो ब्रूटस के, एंड आर्थर जो है ग्रेटेस्ट ऑफ दीज ऑल किंग्स हैं। लेमॉन जो है वो अपने वर्क में यही कहते हैं कि जो भी इंग्लिश किंग्स आए हैं वो डायरेक्ट जो ब्रूटस रहा है रोमन हीरो उसी के लीनियज से आए हैं। एंड आउट ऑफ ऑल दीज किंग्स ऑल दीज रूलर्स किंग आर्थर जो है ही इज़ द फाइनेस्ट रूलर एवर एग्जिस्टेड, नो एवर, हु हैज़ रूल्ड इंग्लैंड। एंड लेमन जो है वो अपनी पोइम जो है ब्रूट उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है सिर्फ एक एपिसोड पे करते हैं रादर देन द होल स्टोरी। ये इस पोइम में एक एम्बिगुअस यानी कि एक ओपन एंडेड मीनिंग वाला ट्रीटमेंट हमारे सामने रखते हैं अबाउट द शिवल्रिक कोड ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर।
अब शिवलरी कोड क्या होता है? शिवलरी कोड जो है वो लॉर्ड्स, नोबल्स एंड इवन मैन के लिए एक स्पेशल डिसिप्लिनरी कोड होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो नाइट्स, लॉर्ड्स, नोबल्स, मैन जो है वो एक सर्टन रूल्स को फॉलो करते हैं रिगार्डिंग बी ट्रूथफुल एंड ऑनर वगैरह, ठीक है? जैसे कि बैटल में चीट वगैरह नहीं करना, डिग्निटी से लड़ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। शिवलरी को अक्सर एडवेंचर्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, यानी कि उन नाइट्स की स्टोरी के बारे में कहा जाता है जैसे जिनके जो ना एडवेंचर्स होते हैं, फिर वो कहीं जाते हैं डिस्टेंट लैंड्स में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, वो इसीलिए हुआ बिकॉज जब ये स्टोरीज लिखी गई थी ना, तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया था। अब जब कभी कोई नाइट जो है किसी ट्रैवल पे निकलता था ना, किसी जर्नी पे निकलता, या कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो है वो प्लेस, बिकॉज कॉलोनियलिज्म अपनी पीक पे था, तो डिस्टेंट लैंड्स को कनकर करने के लिए लोग जा रहे थे। अब जब वो वहाँ जाते थे, तो जिन चैलेंजेस को फेस करते थे, जिन चैलेंजेस के साथ उन्हें लड़ना पड़ता, जो फ्लोरा फौना वो देखते थे, जो आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखी होती थी, तो उनके लिए वो बड़ा एक स्ट्रेंज, एक सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस होता था, ठीक है? फिर जब वो आते थे घर, तो जब उनने वो सारा एक्सपीरियंस जिया होता था, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो जब एक्सप्लेन करते थे ना घर पे स्टोरी को, तो एक एग्जैजरेटेड टोन में करते कि हमने ऐसे इतना बड़ा एनिमल देखा, फिर हमने ऐसे लड़ा, फिर ये जख्मी हो गया लड़ते लड़ते, फिर मैं आया, फिर मैंने अकेला लड़ा उससे। तो उस सब चीज़ की वजह से जो ये एडवेंचरस प्रॉपर्टी है, एडवेंचरस कैरेक्टरिस्टिक है, ये शिवलरिक कोड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई। अब शिवलरी कोड का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था कोर्टली लव आइडियल। ये आखिर था क्या? ये एक नोबल वे था लव को एक्सप्रेस करने का टुवर्ड्स अ वुमन, जिसमें फिजिकल कंटेंट की इंपॉर्टेंस नहीं थी, ठीक है? तो वो कंज्यूमेशन वगैरह का कोई इसमें कोई प्लेस नहीं थी उस चीज़ के बारे में। तो लव जो है प्योरली आइडियल बेसिस पे किया जाता था, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, जिसको प्लेटोनिक भी कह सकते हैं, ठीक है? लव प्योरली आइडियल बेसिस पे किया जाता था। अब इसी शिवलरी कोड को देखते हुए बाकी नाइट्स जो हैं उस नाइट को एज अ रोल मॉडल फॉलो करते थे, जो ये शिवलरी कोड की आइडियल को पूरा कर सकता होता है ना, लाइक कोई ऐसा इंसान होता है महफिल में, जब हम जाते हैं किसी महफिल में बैठे होते हैं, तो अचानक से कोई ऐसा इंसान आता है, उसका ग्लैमर, उसका करिश्मा इतना स्ट्रांग होता है, उसने जो ड्रेसिंग सेंस उसका होता है, उसने किस हिसाब से ड्रेस पहनी होती है, तो हर कोई जो है उसकी नेक जो है बस उसी की तरफ मुड़ जाती है कि वो ही और शी जस्ट दे स्टील द शो। अब मैं ही यहाँ इसलिए पहले यूज़ किया बिकॉज शिवलरी जो है यूजुअली मैन के साथ एसोसिएट होती है, ठीक है? तो दैट पर्सन जस्ट स्टील्स द शो। उसने जिस हिसाब की घड़ी पहनी होती है, जिस हिसाब के शूज़ पहने होते हैं, ड्रेस हुआ होता है, जैसे वो चलता है, जैसे बात करता है, उसका एक्सेंट क्या है, वो बिहेव कैसे करता है, ठीक है? तो उस फिर जैसे वो स्टोरीज को नरेट करना है। आज तो डिफरेंट काइंड, आज अगर आप शिवलरी की बात करेंगे, आज के मॉडर्न टाइम में जो आज का ज़माना है, उसमें शिवलरी होगी कि आप कहाँ कहाँ घूमें, ठीक है, किस किस रिजॉर्ट में रहें, किस हाई क्लास जगह पे आपने टाइम बिताया, ठीक है, कितना खर्चा हुआ है। तो आज की शिवलरी उस हिसाब से हम मान सकते हैं। तब की शिवलरी डिफरेंट थी, तब लड़ते थे लोग, एडवेंचर पे जाते थे। आज का एडवेंचर वही है, बिकॉज आज दुनिया उस हिसाब से नहीं चलती है, आज डिफरेंट है। तो आज हम उस चीज़ को शिवलरी कह सकते हैं, ठीक है? तो वो एकदम जो जिसके पास एक ग्लैमर होता है, जिस इंसान के अंदर वो एक करिश्मा होता है, चार्म होती है, जो आते ही स्टील द एंटायर शो। तो वो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इसी तरीके से जो उस टाइम पे होते थे बाकी नाइट्स, वो भी फिर इसी नाइट को फॉलो करते थे, जो ये सारे शिवलरिक कोड्स को प्रॉपरली अप्लाई कर पाता था, इम्प्लीमेंट कर पाता था, वो फॉलो कर पाता था। लेकिन ये शिवलरिक ट्रेडिशन जो है ना, वो सबवर्ट कर दिया जाता है बाय द ग्रीन नाइट, एंड इम्पॉसिबल बन जाता है टू फॉलो इन द स्टोरी ऑफ सर गोइन एंड द ग्रीन नाइट। बिकॉज ग्रीन नाइट जो है वो एक ऐसा ऑफर देते हैं जो सब डिस्टर्ब कर देता है। अब देखो, ये दो लोग होते हैं, सर ग्वेन एंड जो जो द ग्रीन नाइट, ये दो लोग होते हैं, दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या जो उनका राउंड टेबल होता है किंग आर्थर का, उसमें होते हैं। एंड दोनों में कमी होती है, ठीक है? कमी इन द सेंस क्या होती है कि सर गुएन भी जो है उस उनके अंदर भी डिसीट भरी होती है, ठीक है, उनके अंदर भी ट्रेचरी भरी होती है। एंड जो ग्रीन नाइट है उसने भी कहीं ना कहीं चीट किया होता है इसको, किंग आर्थर को। तो अब जब दोनों ने गड़बड़ किया है ना, तो सीधी सी बात है, जो शिवलरी कोड है वो ब्रेक हो गया। अभी तक माना जाता था कि जो कोर्ट में जो कोर्टियर्स बैठे हैं वो प्रॉपरली जो ना शिवलरी कोड को फॉलो करते हैं, वो कोर्ट के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी चीज़ हो जाना, वो भी किंग के साथ,
तो वो थोड़ा, एंड ऐसे किंग के साथ जो एक बिल्कुल एक आइडियल एग्जांपल है किंग की, जस्ट रूलर है, सबके साथ अच्छे से होता है, अपनी किंगडम को ना पूरा ख्याल रखता है, तो उसके लिए ये एक एरर यहाँ पे आ जाना, ये बहुत एक डिसरप्टिंग चीज़ था ना, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया जी, ये शिवलरी कोड जो है ना उसमें बड़ा एक डिस्ट्रप्शन आ जाता है। अब लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहता है, अब जब ग्रीन नाइट ने गलती की ना, उन्होंने तो उनने कहा कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा, उनने यहाँ से शिवलरी कोड, वरना शिवलरी कोड ये कहता है अगर जिससे गलती हो जाएगी उसको उस हिसाब से बराबर होना चाहिए, यहाँ से भी किसी ने अगर किसी को मारा है तो विद ऑनर फुल्ली, या तो वो डिफीट मतलब उसको हराया जाए बैटल में या उसको मारा जाए, तो ताकि हिसाब जो है इक्वली, जो क्या कहते हैं इसको, जस्टिस जो है वो बराबर मिल सके। लेकिन ग्रीन नाइट ने ऐसी शर्त रखी ना सामने, गलती हो के भी उनने क्या कहा, वो कहते हैं कि अगले एक साल तक जब तक ऐसा ना फील हो किंग को कि मैं कोई कॉन्स्पिरेसी हैच करने की कोशिश कर रहा हूँ अगेंस्ट द किंग, या फिर किंग को मारने की सोच रहा हूँ, तब तक मुझे मारा ना जाए या फिर मेरा हेड स्ट्रक ऑफ ना किया जाए। अब देखो ये तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा चीज़ है, ठीक है, बिकॉज अब अगर आपको ज़रा सा भी शक हो गया कि हाँ, बादशाह को शक हो गया कि ये मुझे मारना चाहता है या मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, एंड स्टोरीज के बेसिस पे इनने सिर्फ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी, इन्हें बहुत हाई लेवल पे चीट किया था किंग को विद द क्वीन, विद द वाइफ ऑफ किंग आर्थर, ठीक है, तो वो बड़ा एक इंट्रिगिंग चीज़ है, वो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस लेवल पे मतलब इनने इनने कितना बड़ा क्राइम कमिट किया था। तो उसके बावजूद भी एक ऐसी शर्त सामने रखना, तो ये तो सीधी सी बात है शिवलरी कोड को डिसरप्ट करने के बराबर ही है ना। वो जो जस्टिस एंड आइडियलिज्म का सारा जो चल रहा था अभी तक कि हाँ, हम ऐसे मानते हैं शिवलरी कोर्ट में बिल्कुल सही से होना चाहिए, जस्टिस को सही से जस्टिस सही से डिलीवर होना चाहिए, ऑनर होता है नाइट्स में आपस में। तो ये सब क्या हो गया, ग्रीन नाइट इज अ नाइट ना, वो राउंड टेबल के मेंबर हैं बट वो नाइट भी हैं, लेकिन उनने ऐसा करके शिवलरी कोड को ब्रेक किया है। तो बट ये क्यों हुआ, ये स्टोरी में क्या मकसद था इसको रखने का, ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट की जाती है ताकि इस वर्क में हीरोइज्म और जो हिस्टोरिकल मिथ्स जो हैं उनके वैल्यूज़ को क्वेश्चन किया जा सके, रादर देन उनको बस परफेक्ट या आइडियल मानकर रखना कि इनमें कोई फॉल्ट हो नहीं सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो, मैंने आपको पहले वीडियोस में कहा था कि आगे जब मैं थियरी पे आऊँगा, लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म में, तो आपको बताऊँगा कि मिथ जो है आज का मिथ और तब प्लेटो के टाइम पे मिथ का क्या डिफरेंट था। बट थोड़ा सा आइडिया मैं अभी दूंगा कि मिथ्स जो है ना असल में प्लेटो के टाइम पे लिखे जाते थे फॉर मॉरल गाइडेंस, ठीक है, वो इसीलिए लिखे जाते थे ताकि आप कोई मॉरल पर्पस सर्व कर सके, तो मिथ का वो पर्पस होता था। आज मिथ का डिफरेंट है, मतलब माइथोलॉजी अगर हम बोलेंगे कि उसको रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है, आज के गॉड्स वगैरह के बारे में, सुपरस्टिशंस के बारे में, तो तब का अलग था, तब इसीलिए लिखा जाता था ताकि आपको एक मॉरल गाइडेंस दे सके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भी यही है कि ये सिचुएशन इस वर्क में, इस पॉइंट में इसलिए क्रिएट की गई है ताकि जो हीरोइज्म एंड हिस्टोरिकल मिथ्स जो है ना, उनके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो आइडियल वैल्यूज सेट किए गए हैं, उनके जो आइडियलिज्म को है ना उसको चैलेंज किया जा सके, उसको भी उसमें दिखाया जा सके कि कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है ऐसा, ये शिवलरी कोड वगैरह इसमें भी फॉल्ट हो सकते हैं। एक तरफ से ये ह्यूमन वीकनेस को सामने ला देती है सबके, लेकिन वही दूसरी तरफ है ना, आयरॉनिकली एंड पे ये रीएनफोर्स भी करती है ह्यूमन कैपेसिटीज़ में हमारे बिलीफ को, ठीक है। एक तरफ से देखो, हमें लगता है कि देखो अब जब किंग आर्थर जो है वो एक ऐसे आइडियल किंग हैं जिनने सब जगह अच्छे से रूल कर रहे हैं, लेकिन उनके जो उनका राउंड टेबल है, जिनको इतना माना जाता था, जिनके बारे में इतना कहा जाता, उनके दो कोर्टियर्स में अपने आप में ही इतनी कमजरफी है, इतना क्या कहते हैं ना, इल नेचर्ड लोग हैं, वो एक के अंदर डिसीट है, ट्रेचरी है, दूसरे के अंदर भी डिसीट है, ट्रेचरी है, तो वो लोग भी फेल हो रहे हैं, उनका भी वीकनेस सामने आ रहा है लोगों की, ठीक है। तो ये एक चीज़ कर रहे हैं ना कि ये ह्यूमन वीकनेस को सामने ला रहा है समहाउ, एंड समहाउ एट द एंड जो है ह्यूमन बिलीव्स के अंदर जो ह्यूमन कैपेसिटीज़ है उनके अंदर वापस हमारे को यकीन दिलाता है। वो कैसे होता है, यानी कि ह्यूमन जो है वो कितना केपेबल हो सकता है, उस बात का यकीन फिर से दिला देती है। एक तरफ से हमको दिखता है कि मतलब अगर कोई नाइट होगा, हम उसकी शिवलरी कोड के बारे में बात करेंगे, वो किसी एडवेंचर पे गया, ठीक है, उसके सामने कोई बड़ा सा जानवर आ गया, तो अंदर से वो डर रहा है, अंदर से वो बहुत डर रहा है कि अब मैं क्या करूँ, परेशान हूँ, ये हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको ये भी रियलाइजेशन है कि नहीं, मैं नाइट हूँ, मैं लड़ूंगा। वो जो है वो जो डर उसके अंदर बैठता है ना, वो एक ह्यूमन वीकनेस है जो बाहर निकल के तो आ रही है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है उस चीज़ को। वो एक मास्क
सामने रखे, वो शिवलरी शिवलरी कोड ही वो मास्क है जो उस वीकनेस को सामने आने से रोकती है। कहीं ना कहीं वो अंदर से निकल के भी आता है डर बाहर, ठीक है, लेकिन उस डर के बेसिस पे फिर वही डर होता है जो उसको लड़ने पे मजबूर करता है, उस वो जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसमें से निकलने में मदद करता है। यही मैं बोलना चाह रहा था कि एक तरफ से ये ह्यूमन वीकनेस को दिखाता भी है कि ये शिवल कोड जो है ये व्हील कर रहा होता है उस ह्यूमन वीकनेस को, कि हाँ नाइट जो है वो उसको भी डर लगता है, वो कितनी भी बड़े एडवेंचर पे जाए, वो कितनी भी बड़ी स्टोरी दिखाए, एग्जैजरेटेड स्टोरी, मैंने ये किया वो किया, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको भी डर लगता है, एंड फिर उसी डर के बेसिस पे वो लड़ लेता है, उस सारी परेशानियों से बाहर निकल के आता है, ठीक है। ग्वेन जो है अंदर ही अंदर इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि उसके अंदर एक कवर्डिस है, यानी कि बुजदिली, और ट्रेटर यानी कि गद्दारी की फितरत भरी पड़ी है, और वो जो है सिर्फ उसकी मैजिकल स्पेल की जो है अभी तक उसी की वजह से बचे हुए हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये शिवल्री कोड ही होता है ना जिसकी वजह से उनको पता है अंदर से कि मैं ट्रेचरस भी हूँ, मेरे अंदर गद्दारी भी है, मैं डर कुपोक भी हूँ, लेकिन मैजिक स्पेल जो है ना ये वही शिवल्री कोड है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इवन तो वो अंदर डरे हुए हैं, इवन तो उनको पता है कि मेरे अंदर ये सब वीकनेसेस हैं, लेकिन उनको ये भी डर लग रहा है कि अगर ये सामने लोगों को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा, लोग तो इतना हाईली मुझे मानते हैं, फिर मेरी रेपुटेशन क्या क्या होगा। लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम वो जो शिवल्री कोड, वो जो मैजिकल स्पेल है, वो जो आइडियलिज्म जिस चीज़ को लेके वो चल रहे हैं वो उनको बचा रहा है उस चीज़ से, ठीक है। तो उस वे में एंड फिर क्या होता है अल्टीमेटली, जो यही शिवल्री कोड होता है, यही जो व्हील होता है, उसकी वजह से उनको फिर रियलाइजेशन आती है अपने अंदर कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये सब जो मैंने किया है वो गलत किया है, एंड वो जो है उस रियलाइजेशन के बाद जो है वो वापस सही रास्ते पे आ जाते हैं, एंड हमें एज ए ह्यूमन हीरो दिखते हैं, वो अपने आप को एज ए ह्यूमन हीरो साबित करके वापस कैमलियट आते हैं जीत के, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि एट वन मोमेंट हमको दिखेगा कि उसके अंदर वीकनेस है उस नाइट के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम वही वीकनेस फिर उसको एक प्रॉपर वे दिखाती है, जिस तरीके से यहाँ पे सर ग्वेन को दिखाई, एंड वो कैमलियट एक हीरो बन के लौटे। अदरवाइज उनके अंदर कवर्डिस भी थी, जेलसी भी थी, वो ट्रेचरस भी थे, बट उस सब वो जो शिवल्री कोड का एक वेल था उसी ने हेल्प की फिर उनको सही रास्ते पे लेने में। एक तरफ से जो उनकी वीकनेस थी उसको कवर किया एंड उनको एक हीरो बना के साबित किया, ठीक है। एंड ये जो 101 स्टैंडर्ड्स हैं सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट के, ये सब 4.5 लाइन कंक्लूजन के साथ एंड होते हैं शॉर्टर लाइंस में, जो हमें एक रिदमिक और नैरेटिव वेरिएशन देते हैं इन कंपैरिजन टू द रेगुलर 4 स्ट्रेस लाइंस ऑफ मैनी अर्लियर वर्क, जिसे हम आइएम्बिक टेट्रामीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पहले जो है आइम्बिक टेट्रामीटर में जो है वर्क्स लिखे जाते थे अभी तक वगैरह, लेकिन अब चेंज ये आ गई कि जो यहाँ पे वर्क्स एंड होने लग गए ये 4.5 लाइन स्टेंजाज के साथ कंक्लूड होने लग गए, ठीक है। इस सब के बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि इस सब के बाद जब क्या आता है कि हमें ये देखने को मिलता है कि जो लेट मिडल टेक्स्ट थे ना फ्रॉम द 14th सेंचुरी, उनमें हमें जनरली एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हाई स्पिरिट राइटिंग फील होती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस, कि ये जो शिवल्री कोड वगैरह जो होता है इसके अंदर जो भी ये आइडियलिज्म वगैरह होता है, ये हमें एक ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव एनर्जी फील कराता है राइटिंग में, ठीक है। हम देखते हैं कि इट इज़ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, ये होप देता है हमें अच्छाई की, ठीक है। बट आगे जाके हम देखते हैं कि रेनेसांस लिटरेचर जो है उसकी जो क्वेश्चनिंग एंड डाउट वाले टेक्स्ट है उनके साथ ये कॉन्ट्रास्ट कर जाता है। फिर आगे जाके जब रेनेसांस का टाइम आता है तब अल्टीमेटली ये सब जो है ना ये फिर वहाँ क्वेश्चनिंग एंड डाउट, बिकॉज एडवांसमेंट इतनी आती है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, तो हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाता है इंसान। तो ये था मेरा आज का लेक्चर फैंटेसी राइटिंग पे। अगला लेक्चर जो है राइटिंग ट्रैवल राइटिंग या ट्रैवलॉग्स पे होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।